प्रिया राठौर आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 जिसका सिलेबस हम एंड कर चुके हैं, उसकी तैयारी शुरू करने वाले हैं। यानी कि बोर्ड की तैयारी शुरू हो गई है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हम नवंबर के बाद बोर्ड की 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी शुरू करने वाले हैं और उसी का जो सीरीज है उसको चालू करेंगे। बहुत सारी चीजें करेंगे हम इसके अंदर, लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो एमसीक्यू करने वाले हैं और एमसीक्यू के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डायग्राम सब कुछ देखेंगे हम। और वन शॉट तो चल ही रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 3, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 तक के एमसीक्यूज हम पहले कर चुके हैं संडे वगैरह पे, और आज हम चैप्टर नंबर 3 के क्लास 12 के एमसीक्यू करने वाले हैं। और बहुत अच्छे एमसीक्यूज है, आपको मजा आएगा इसको करके और साथ में पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जो पिछले बोर्ड्स में आए हुए हैं, पेपर में आए हुए हैं, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, पहला नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो है, विकसित शुक्राणुओं को पोषण किससे मिलता है? अंतरकोशीय कोशिका से, स्पर्मेटोगोनिया से, शुक्राणु कोशिका से या सर्टोली कोशिका से? चलिए, तो पहला क्वेश्चन ही भाई मजेदार है, देख लेते हैं अब क्या है इसका आंसर। आई होप आपको इसका आंसर पता है। अपने आंसर्स देते जाइए, किसी नोटबुक के अंदर लिखते जाइए और चेक करते जाइए कि वो आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए, अंतरकोशिकीय कोशिका किसे कहते हैं? हम लीडिंग सेल्स को कह रहे थे भाई, जो हमारी लीडिंग सेल है उसको कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं इसको। सबको इंग्लिश और हिंदी याद रखना है। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं और आ चुके हैं। बिहार बोर्ड के कुछ पुराने मॉडल पेपर जब मैंने देखे तो वहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कोई भी वर्ड, तो भाई हिंदी इंग्लिश दोनों का ध्यान रखें। चलिए, इसको स्पर्मेटोगोनिया तो क्या है भाई? स्पर्मेटोगोनिया तो वो जो स्पर्म बनने से पहले जो हमारा इमेच्योर स्पर्मेटोगोनिया बनता है उसको कहते हैं, स्पर्म बनाता है। शुक्राणु कोशिका स्पर्म को कहते हैं। और सर्टोली सेल्स पता है आपको, इंग्लिश में भी इसे सर्टोली सेल्स ही कहते हैं। तो पोषण की बात हो रही है। जब अगर हम बात करें लीडिंग सेल्स की, तो लीडिंग सेल्स तो टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण करती है। ठीक है, इन दोनों में ही आपको कंफ्यूजन हो सकता है। कई बच्चों ने शायद लीडिंग सेल्स बोला हो, लेकिन लीडिंग सेल्स तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती है। सर्टोली सेल्स जो होती है, सर्टोली सेल्स जो होती है वो क्या करती है? शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती है। जो डेवलपिंग स्पर्म्स है उनको, है ना, हमने देखा था कि वो ये जो सर्टोली कोशिका होती है उस पे ऐसे शुक्राणु जो है वो चिपके रहते हैं जब तक वो फुल्ली डेवलप नहीं हो जाते। नेक्स्ट की बात करें, क्लीवेज के लिए क्या सही है? अब क्लीवेज को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? विदलन। देखो, बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इस सीरीज के अंदर आने वाले, बिल्कुल भी भाग मत जाना। जो शायद हमने एनसीईआरटी के अंदर नहीं पढ़े, लेकिन थोड़ा सा वही यूपी बिहार में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बहुत डिटेल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आज लेके आई हूँ कि भले हमने इसको चैप्टर में नहीं पढ़ा है, लेकिन हमें इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि मॉडल पेपर के अंदर ये इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, हमें तो तैयारी करनी है पुलिस, 100 में से 100 की कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो क्लीवेज यानी कि विदलन क्या होता है, और इसमें बोला है कि विदलन का सही कथन क्या है? भ्रूण का आकार बढ़ता है, कोशिका का आकार घटता है, कोशिका का आकार बढ़ता है और भ्रूण का आकार घटता है। ये हमने क्लास में पढ़ा है, लेकिन आपने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। क्यों? आपको बताया था कि जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट में क्या होते हैं? विभाजन होते हैं, है ना, इस तरह के। अभी तो मैं ऐसे ही बना रही हूं, जिससे हमने ब्लास्टूला वगैरह बनाया था, ब्लास्टूला, मोरूला ये बनाया था। ये सब क्या है? ये इसी को तो हम कह रहे थे विदलन। जाइगोट का विभाजित होकर मोरूला और ब्लास्टूला में बदलना क्या कहलाता है भाई? विदलन कहलाता है। अब विदलन में मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हमने वो डायग्राम देखा था, मैंने स्पेशली इस चीज को बोला था कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि विदलन की प्रक्रिया में क्या हो रहा है भाई। देखो, जाइगोट एक था, उससे बहुत सारी कोशिका बनती है। पहले 8 से 16 वाला मेरूला बनता है भाई, मोरूला, 8 से 16 कोशिकाएं। फिर 32 कोशिकाओं वाला ब्लास्टूला बनता है ना। तो भाई देखो, एक ही कोशिका के टुकड़े हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है इसमें कोशिका का आकार बढ़ रहा होगा? नहीं, कोशिका का आकार क्या हो रहा है? घट रहा है भाई। एक ही चीज के आप टुकड़े कर रहे हो तो हर टुकड़ा छोटा ही होगा ना। तो यहाँ पे आंसर क्या है? कोशिका का आकार घटता है। ये क्लास में बताई है मैंने आपको, लेकिन ऐसे ही लाइन बोल दी थी, इंपॉर्टेंट नहीं बोला था ना उसके साथ, लेकिन देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। मनुष्य में किस कॉर्ड द्वारा
वृषण स्क्रोटल सेक्स से जुड़ा रहता है, ये बात भी मुझे पता है, और मैंने ये शब्द कहाँ लिखा था वो भी मुझे पता है क्लास के अंदर, यहाँ पे इस जगह पे मैंने ये शब्द लिखा था। हमने दो बातें की थी, हमने बातें की थी कि अंडाशय जो है वो भी फीमेल की बॉडी से एक मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़ा रहता है। इसी तरह टेस्टिस की हमने बात की थी कि टेस्टिस जो कहाँ पे होता है भाई, स्क्रोटम के अंदर होता है, ठीक है। और ये टेस्टिस इस स्क्रोटम के साथ एक मेम्ब्रेन या एक कॉर्ड से जुड़ा रहता है। इस तरह की कॉर्ड बनाई थी मैंने क्लास के अंदर, और उस मेम्ब्रेन से या कॉर्ड से जुड़ा रहता है, उसका क्या नाम है? गुबर्नेकुलम, लिगामेंट, स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटोगोनिया। जिन्होंने क्लास अच्छे से देखी है, सब कुछ नोट किया है, उनको इसका आंसर पता होगा, और वो आंसर है गुबर्नेकुलम। ये जो लिगामेंट टाइप की जो कॉर्ड है उसको हम क्या कह रहे हैं? गुबर्नेकुलम। इससे स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस है वो एक जगह पे फिक्स रहते हैं, ठीक है। चलिए, चाहे तो एक बार क्लास देख कर आ सकते हैं, इस कॉर्नर पे कहीं मैंने इसे लिखा है और बताया भी है। नेक्स्ट की बात करते हैं, पाचन तंत्र यकृत और श्वास नली किससे बनता है? ठीक है, पाचन तंत्र यकृत और श्वास नली किससे बनते हैं? ये हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में किए, क्लास के अंदर नहीं करवाया। जो ऐप वाले बच्चे हैं, बैच वाले बच्चे हैं, उनको इस बारे में नॉलेज होगा कि किससे बनता है। आर्केंट्रॉन, ब्लास्टोसिल, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। तो हमारे पास तीन मेम्ब्रेन है, एक है एक्टोडर्म, भ्रूणीय मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर्स कहते हैं जिसको, जर्मिनल लेयर कहते हैं जिसको, भ्रूणीय स्तर कहते हैं जिसको, ये सारे नाम इन्हीं के हैं। एंड एक्टोडर्म, इसी तरह एंडोडर्म, और एक होती है मीजोडर्म। ये कह रहा है पाचन तंत्र यकृत और श्वास नली किससे बनते हैं। धीरे धीरे मैं सबका बताऊंगी, तीनों के यूज आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि नीचे क्वेश्चन आने वाला है तो मैं यहाँ पे सब कुछ रायता नहीं फैला रही हूँ, सिर्फ इसी का आंसर बताऊंगी। अपने आप आपको पता चल जाएगा कौन किससे क्या बनता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन के साथ साथ तो जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, हमारा ट्रैकिया, ठीक है, ये सब जो है ये एंडोडर्म से बने होते हैं, अंतरांग जिसको हम कहते हैं। और एक और इंग्लिश में अंतरांग को क्या बोलते हैं? विसरल ऑर्गन्स। हमारे जितने भी अंदर की तरफ अंग है, मैक्सिमम है ना, कुछ तो रहेंगे अपवाद, वो सब एंडो से एंडो याद हो जाएगा। मैंने ट्रिक भी बताई हुई है इनको याद करने की, लेकिन अभी धीरे धीरे देखते हैं। एंडोडर्म से निर्मित होता है हमारा पाचन तंत्र, लिवर और श्वास नली। ये बिहार मॉडल पेपर के अंदर था, ठीक है। चलिए, मनुष्य में, मतलब बहुत सालों से मॉडल पेपर आ रहे हैं, तो एक मॉडल पेपर की बुक है मेरे पास, उसके अंदर ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, मनुष्य में शुक्राणुओं का संग्रहण, स्पेशली ये सभी के लिए है भाई, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, उनको तो एनसीईआरटी से क्रॉस जाना ही नहीं है, लेकिन बिहार और यूपी में क्या है, थोड़ा सा एनसीईआरटी को क्रॉस करे हुए क्वेश्चंस आए हैं मॉडल पेपर में, इसीलिए मैं उस लेवल पे जा रही हूँ। हालांकि हमने क्लास में उसी लेवल पे पढ़ा है, क्योंकि हमने नीट के लेवल से पढ़ा है, तो उन्होंने नीट के लेवल के सवाल दिए। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए वो हम सब क्लास में पढ़ चुके हैं, कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं आया अभी तक, है ना। तो मेरी यही है कि वही आपका एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, जो पूरी मेहनत कर रहे हैं और उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं। मनुष्य में शुक्राणुओं का संग्रहण एवं पोषण किस में होता है? वृषण में, वासा डिफरेंस में, एपिडिडाइमिस में, या स्पर्मेटिड के अंदर। हाँ, शुक्राणु बन जाते हैं टेस्टिस के अंदर, लेकिन स्टोर कहाँ रहते हैं और पोषण कहाँ मिलता है उनको, ये बताना है। देखो, पोषण सर्टोली सेल्स के अंदर मिलता है जब तक कि वो टेस्टिस के अंदर रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब टेस्टिस से निकल जाते हैं, जहां पे उनका संग्रहण होता है, और कहां होता है संग्रहण? एपिडिडाइमिस के अंदर होता है, अधिवृषण के अंदर। कहां होता है अधिवृषण? ये हमारा टेस्टिस था, टेस्टिस से ये जो ऊपर की तरफ ऐसे गुच्छेदार नलिकाओं का जो समूह होता है उसी को हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। तो टेस्टिस से स्पर्म एपिडिडाइमिस में जाके संग्रहित रहते हैं, और वहीं पे एपिडिडाइमिस में उनको थोड़ा बहुत पोषण जो है मिलता रहता है। ऐसे शुक्राशय में भी थोड़ा बहुत पोषण मिलता है, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कौन पोषण देता है कौन सी कोशिका, और वहां पे मेनली सर्टोली सेल्स आएंगी। कब तक? जब तक वो टेस्टिस के अंदर है, ठीक है। और जनरली इसी वे में क्वेश्चन जो है वो पूछा भी जाता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करें, वृषण में हार्मोन स्त्रावित कोशिका कौन सी है?
मतलब हार्मोन कौन बताती है। अभी इससे पहले वाली अगर आपने मेरी बात सुनी है तो आंसर बता देंगे, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, सस्टेन्युकुलर सेल्स और लीडिंग सेल्स। ये देखो सारे ऑप्शन इंग्लिश के अंदर है, ऐसा किया हुआ है। तो ये मेरा आज का मकसद है कि थोड़ा सा अभी भी अगर आप नहीं जागे हैं, हालांकि साल भर मैंने आपको इस बात के लिए पुश किया है कि प्लीज इंग्लिश को देखिए, है ना, और परिणाम आप देख रहे हैं और अभी भी टाइम है, बिल्कुल भी हम पीछे नहीं है, बहुत टाइम है। नवंबर गया है, अभी पूरा 2 महीने मिनिमम अगर हम माने तो 2 महीने आपके पास हैं। जुड़ जाइए तैयारियों के अंदर, मतलब मुझे रिजल्ट चाहिए, मतलब आपकी और मेरी मेहनत, स्पेशली आपकी, भाई मैं तो यहाँ पे डिलीवर करके चली जाती हूँ, मेहनत आपको करनी है। और जैसे कि मैंने कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर 11th-12th के कुछ बच्चे साथ ही में उनका कुछ कंपटीशन एग्जाम जो वो चाहते हैं वो क्लियर कर ले, नीट जो भी वो चाहते हैं। तो भाई अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल्स होती है और लीडिंग सेल्स का ही दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स, है ना, अंतर कोशिकीय सेल्स भी कह रहे हैं इनको, है ना, सारे नाम इसी के। इन्हीं से क्या होता है भाई, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, आई होप आपका आंसर सही निकला हो, सर्टोली कोशिका पाई जाती है, अंडाशय तथा प्रोजेस्टेरोन का स्रावण होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावण करता है, वृषण तथा जर्म सेल को पोषण देता है, अग्नाशय तथा कोलेस्टिकोकाइनिन का स्रावण कहता है। वही अभी जो हमने पढ़ा, सर्टोली सेल्स क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है, पोषण देती है जब स्पर्म डेवलप हो रहा होता है और जब तक वो वृषण के अंदर रहता है डेवलपमेंट के बाद भी। हालांकि हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा हुआ है, पूरा स्पर्म जो है डेवलप होने में काफी टाइम लगता है। तो जर्म सेल्स क्या होती है, जर्म सेल्स आपको पता है भाई, हम टेस्टिस के अंदर वो नलिकाएं पड़ी थी, उसके अंदर हमने कहा था जर्म सेल्स होती है जिससे कि स्पर्म डेवलप होते हैं, जो उनकी एपिथेलियल सेल है। तो जर्म सेल से जो भी कोशिकाएं बनी है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, इन सबको पोषण देने का काम जो है वो कौन करता है, सर्टोली सेल्स करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, मानव वीर्य का पीएच कितना है, 4.5 से 5.5 तक, 6.5 से 6.8 तक, 7.3 से 7.5 तक और 8.2 से 8.5 तक। तो हमने कहा जो सीमन है उसका पीएच क्षारीय होता है और वो होता है 7.3 से 7.5 के बीच का। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है। हमने जब क्लास ली थी तो हमने नर जनन अंग और मादा जनन अंग पढ़े थे, उनका एक डिवाइडेशन किया था, एक प्राइमरी जनन अंग और दूसरे सहायक जनन अंग, ऐसे मैंने लिस्ट बनाई थी अगर आपको याद है, वन शॉट में भी बनाई थी। तो अभी ये पूछ रहा है प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, किसका। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन दे रखा है सारे नर के ही है, तो नर का ही पूछ रहा है, स्क्रोटम, पेनिस, वृषण या प्रोस्टेट ग्लैंड। तो भाई प्राइमरी हमारा जनन अंग कौन सा है, वृषण है, क्योंकि इसी से क्या होता है, स्पर्म बनते हैं। ठीक है, वृषण प्राइमरी जनन अंग है। इसी तरह मादा में प्राथमिक जनन अंग क्या है, मादा के अंदर प्राथमिक जनन अंग जो है वो हमारी क्या रहेगी, ओवरी, अंडाशय। ठीक है, फीमेल के अंदर। नेक्स्ट, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवंशिक पदार्थ किसमें होता है। केंद्रक युक्त मतलब न्यूक्लियस किसमें होता है, शुक्राणु का जो न्यूक्लियस है वो कहाँ होता है, किसमें होता है, ऐसे पूछ रहा है। आनुवंशिक पदार्थ तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। क्रोमोजो एक्रोसोम में, सिर में, मध्यपीज में या पूंछ में, कहाँ होता है, इजी सा है बिल्कुल। अगर आपको स्पर्म का डायग्राम ध्यान है, अच्छा एक और मैं वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें हम टॉप इंपॉर्टेंट डायग्राम के बारे में एक वीडियो करेंगे, जहां पे इतने सालों में जो मैक्सिमम डायग्राम्स पूछे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कब बनाते हैं। ये स्पर्म होता है भाई, ऐसी पूंछ होती है लास्ट में, ये वाला तो इसका सिर वाला भाग होता है। पूरा रिवीजन कर रहे हैं हम एक तरह से, ये सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है, ये पूरे चैप्टर का भी रिवीजन है, सब कुछ करेंगे। ये मध्य भाग होता है और ये होती है इसकी पूंछ, टेल,
ये टेल है, ये मिडल पार्ट है और ये हेड होता है। ठीक है, यहां पे एक्रोसोम होता है, उसके नीचे ही कौन होता है, हमारा केंद्रक होता है। ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, निबंध कर्ण। तो भाई केंद्रक कहाँ है, केंद्रक सर के अंदर है, हेड पार्ट में होता है केंद्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के अंदर इनडिटर्मिनेट क्लीवेज किस में पाया जाता है, ये हमने क्लास में नहीं पढ़ा है लेकिन वही पूछा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। केचुआ, कशेरुकी, नीरस या नीरज जिसको हम कहते हैं, और नेरिस है वैसे तो, लेकिन वहां पे क्वेश्चन में यही लिखा हुआ आया था तो मेरी मजबूरी है, जो मॉडल पेपर आया है जोक। क्या है भाई, तो क्लीवेज होता क्या है अभी हमने पढ़ा, जायगोट का विभाजन क्लीवेज कहलाता है। लेकिन क्लीवेज दो प्रकार का होता है, एक होता है डिटर्मिनेट और एक होता है इनडिटर्मिनेट। हालांकि ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है, आपका टॉपिक ही नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन है तो मैं आपको सोच रही हूँ समझा देती हूँ। दो तरह का होता है, एक होता है इनडिटर्मिनेट और एक होता है डिटर्मिनेट। और एक है इनडिटर्मिनेट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं। जब क्लीवेज में होने वाली विभाजित कोशिकाएं, क्लीवेज हो रहा है, कोशिकाएं बन रही है, जब सारी कोशिकाओं का भविष्य पहले से निर्धारित होता है तथा अगर इसमें से कोई भी कोशिका नष्ट हो जाए या लुप्त हो जाए तो उस जीव का वह अंग नहीं बन पाता है। इस प्रकार का विदलन क्या कहलाता है, डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट को बोलते हैं भाई निश्चित, सब कुछ निश्चित है, फिक्स है कि हर कोशिका जब क्लीवेज बनेगा, आपको पता है क्लीवेज यानी कि वही जाइगोट जो है बहुत सारी कोशिकाएं बना रखा है, मोरूला ब्लास्टूला जो भी बन रहा है, तो इसमें हर कोशिका का जो फ्यूचर है वो फिक्स किया हुआ है कि भाई यहाँ पे जो है ये वाली चीज मुंह बनाएगी, माउथ बनाएगी, ये वाली पूंछ बनाएगी, किसी भी जीव की अगर हम बात करें, है ना, ये स्टमक बनाएगी। तो अगर इनमें से कोई भी कोशिका गायब हो जाए, कोई भी कोशिका गायब हो जाए तो फिर वो चीज नहीं बनेगी, उसको बोलते हैं निश्चित या डिटर्मिनेट, पहले से निश्चित है भविष्य। क्या परिभाषा बोली मैंने, वह उस प्रकार का विदलन जिसमें विभाजित होने वाले जाइगोट की प्रत्येक कोशिका का भविष्य पूर्व निर्धारित होता है, इसमें से किसी कोशिका के नष्ट या विलुप्त हो जाने पर वह निर्धारित अंग नहीं बन पाता है, उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेट। और निश्चित वाले को भाई निर्धारित भी कहते हैं, निर्धारित अंग भी कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए, और ये होता है इनडिटर्मिनेट, अनिश्चित या अनिर्धारित। इसमें भाई कोई भी कोशिका संपूर्ण जीव बना लेती है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें से कोई कोशिका गायब भी होगी तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता। प्रत्येक कोशिका संपूर्ण जीव बनाने की कैपेबिलिटी रखती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं टोटिपोटेंट टाइप की होती है। ठीक है, ये किन में पाया जाता है, ये पाया जाता है कॉर्डेट्स के अंदर, उसमें भी स्पेशली अगर हम बात करें, ठीक है, सारे कॉर्डेट में नहीं बात करें, और स्पेशली अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेटा के अंदर सारे कॉर्डेट नहीं आएंगे भाई इसमें, है ना, सारे नहीं, एक्सेप्शन तो आप ये कॉर्डेटा हटा ही दो यहां से। कॉर्डेटा में होता है लेकिन एक्सेप्शन रहेंगे, हम वर्टिब्रेटा लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे ऑप्शन में भी भाई कशेरुकी दे रखा है, कशेरुकी मतलब वर्टिब्रेट, जिनमें वर्टिबल कॉलम होती है उनमें सब में। अब आप बोलेंगे ह्यूमन में कौन सा होता है, बिल्कुल इनडिटर्मिनेट। ठीक है, चलिए, अब इस सवाल को ह्यूमन के हिसाब से भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप, वर्टिब्रेटा में पूछ सकते हैं, पक्षी दे सकते हैं, ये सारे नॉन वर्टिब्रेटेड, केचुआ एनिलिडा में आता है, नेरिस, जोक, ये सब एनिलिडा संघ के। इससे दो चीजें, एनिलिडा संघ में भाई इनडिटर्मिनेट नहीं होता, डिटर्मिनेट होता है। एक और चीज सीखने को मिली, एंडोमेट्रियम किसका आवरण होता है, बिल्कुल इजी, ब्लैडर, योनि, गर्भाशय या अंडवाहिनी। एंडोमेट्रियम किसकी लेयर है, गर्भाशय की लेयर है। ठीक है, यूट्रस की लेयर है, यूट्रस में 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एक्टोमेट्रियम, या जिसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम बोलना ज्यादा सही है, तो पेरीमेट्रियम, मीजोमेट्रियम और मायोमेट्रियम जिसको कहते हैं, और एंडोमेट्रियम। अंडे का जीवन काल कितना होता है, ये भी बिल्कुल सही है, फटाफट दे देंगे आप, 60 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 8 घंटे। तो भाई अंडे का जीवन काल मैंने आपको ऐसे याद कराया था, लड़कियां बड़ी ही कैसी होती है, नखरे वाली होती है, अंडा वहां पे आ जाता है फेलोपियन ट्यूब में, 1 घंटा लिख दिया गया मैंने, दिन,
ठीक है, एक दिन, है ना, एक दिन वो इंतजार करता है कि स्पर्म आ जाए तो ठीक है, वरना मैं चली। ऐसे मैंने आपको याद कराया था, एक दिन मतलब 24 घंटे इंतजार करेगा वहां पे आके, उसके बाद डिसॉल्व हो जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगा। मनुष्य में गर्भाधान या गर्भाधान की अवधि कितने दिनों की होती है? 200, 250, 300, 260 या 270? तो हम ह्यूमन में हम बात करते हैं कि 9 महीने की होती है भाई प्रेगनेंसी पीरियड, है ना। गर्भाधान जो होता है, प्रेगनेंसी पीरियड कितने महीने का होता है? 9 महीने का होता है। एक महीने में हम जनरली मानते हैं कि 30 दिन होते हैं, है ना। तो कितने हो गए भाई? 9 × 27, 270 दिन, ठीक है। 270 दिन नॉर्मली हम इसको मानते हैं। डी वाला ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, मादा में क्लिटोरिस किसके समान है? नर के पेनिस के समजात, नर के शिशन के समजात, अवशेषी अंग या प्रोटिस्ट। हमने दोनों के बाहरी जननांग पढ़े हैं, फीमेल का भी बाहरी जननांग का मैंने आपको डायग्राम बनाया था, आपको अगर याद हो, कुछ ऐसा वाला, है ना, जहां पे हमने सारे बाहरी जननांग पढ़े थे। वहां पे हमने क्लिटोरिस पढ़ा था इधर ऊपर की तरफ, जिसको शायद हमने बगशेख बोला था, बगशेफ क्लिटोरिस। तो वहां पे मैंने ये चीज बताई थी, ये भी हमने क्लास में पढ़ा है। मैंने ये कहा था कि वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये जो बगशेफ है यहाँ का, ये फीमेल का जननांग है। जैसे मेल में पेनिस है, उसी के समजात माना जाता है भगशेप को, तो नर के पेनिस के समजात होता है। मतलब जैसे नर में पेनिस जो है वो सेक्सुअल अटेंशन और मैथुन के लिए है, वैसे ऐसा कहा जाता है कि फीमेल में सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए भाई क्या है? भाई क्लिटोरिस है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है? ये भी हमने क्लास में किया है, एक नहीं कई बार किया है। श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि या बारबोथियन ग्रंथि। तो आपको बताया था भाई स्वेट ग्लैंड्स जो है हमारी, स्वेट ग्लैंड्स वो क्या है? स्वेट ग्लैंड्स जो है वो हमारी मेमोरी ग्लैंड का, मेमोरी ग्लैंड जो है वो स्वेट ग्लैंड का रूपांतरण है, ठीक है। चलिए बी होना चाहिए इसका आंसर। ये सब हमने क्लास में किया है। क्लीवेज वाला अभी एक ऐसा टॉपिक आया है जिसको हमने नहीं किया था, बाकी सब हमने क्लास में किया है। बस ऐसे में हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बोलती, तो आपने उसको शायद नोट ना किया हो। अंडाशय से निकलने वाला मानव अंडे में निहित, इसीलिए मैं कहती हूँ ये जो इंपॉर्टेंट के पीछे आप लगे रहते हो ना, ये बड़ा ही भयानक काम है। हर चीज को हर तरह से देखना सीखो। कई बच्चे, जैसे मैंने मॉडल पेपर में भी कहा, कई बच्चों ने कहा मैम आरबीसी का मॉडल पेपर है, हमारे काम का नहीं है। देखो बहुत सारे ऐसे आप देखोगे, अगर आप पिछले साल के पेपर उठाओगे कि आरबीसी में आया वाला यूपी में भी आता है, यूपी में आया हुआ क्वेश्चन आरबीसी में भी आता है, एमपी में भी आता है। तो भाई सिलेबस तो वही है ना। और दूसरा ये कि ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव है तो उसको ऑब्जेक्टिव की तरह ही देखो। अभी जो मैंने राजस्थान का मॉडल पेपर कराया था, आपने देखा होगा, उसमें हमने जो एमसीक्यूज में किया था वो फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में आया था। और एक क्वेश्चन जो हमने शॉर्ट में किया था, चैप्टर के एंड में जो मैं क्वेश्चन करवाती हूँ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उसका एक क्वेश्चन आया था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने एक्स्ट्रा में कराए हुए थे इंपॉर्टेंट में। तो हर क्वेश्चन को हर तरीके से सॉल्व करना सीखो। हो सकता है ये शॉर्ट में आ जाए, 1 नंबर वाले में, ऑब्जेक्टिव में ना आए, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाए, जिनके पेपर पैटर्न में फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, जैसे राजस्थान बोर्ड में थे फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। अंडाशय से निकलने वाला मानव अंडे में क्या निहित होता है? बिल्कुल सिंपल है भाई, क्या होता है अंडे के अंदर? एक वाई होता है, 2 एक्स होते हैं, एक एक्स गुणसूत्र होता है या एक एक्स वाई। यहाँ पे भी कुछ बच्चे गलत करके आएंगे, बोलेंगे मैम 2 वाई होते हैं। भाई अंडे के अंदर पूछ रहा है, कैसे गर्भ निर्धारण कैसे करते हो? भाई 2 तरह के अंडे बनेंगे ना, मतलब बनेगा एक एक्स बनेगा, एक ऐसे स्पर्म भी 2 तरह के बनते हैं, एक एक्स बनता है, एक वाई बनता है। लेकिन एक अंडे में तो एक ही गुणसूत्र होता है ना, हैप्लॉइड होता है ना, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। तो 2 मत कराना। अर्धसूत्री विभाजन से बना हुआ है अंडा, दोनों पेयर में से एक एक्स इधर गया है, दूसरा एक्स इधर गया है, एक ही एक्स रहेगा अंडे के अंदर, एक एक्स। इसीलिए ये क्वेश्चन करवाया है कि इसको ध्यान से करें, 2 एक्स नहीं करके आएंगे। एक्स प्रकार के 2 अंडे निकलेंगे, हालांकि वो जो एक बार में एक ही निकलता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन से आया एक ही एक्स होगा ना, उसके अंदर हैप्लॉइड रहता है ना वो। ऐसे ही स्पर्म भी 2 प्रकार के बनते हैं, एक एक्स वाला एक वाई वाला। लेकिन एक स्पर्म के अंदर तो एक प्रकार का ही गुणसूत्र रहेगा ना, या तो एक्स वाला या वाई वाला।
मानव अंड लगभग योक रहित होता है, इसे क्या कहते हैं? इसके बारे में शायद हमने नहीं पढ़ा। मानव अंड लगभग योक रहित होता है। योक समझते हैं, अंडा देखा है, उसमें जो पीला वाला भाग होता है उसको योक कहते हैं। क्या काम करता है वो? जब तक भ्रूण, उसके अंदर का जो एम्ब्रियो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता, उसको पोषण देता है। लेकिन ह्यूमंस में ऐसा केस नहीं है। ह्यूमन में योक रहता है लेकिन कुछ टाइम के लिए रहता है, जब तक कि प्लेसेंटा डेवलप नहीं हो जाता, क्योंकि बाद में सारा पोषण भाई मम्मा से खींचना है प्लेसेंटा बनने के बाद। तो ह्यूमंस के जो एग होते हैं वो एलेसाइथल होते हैं। अब एलेसाइथल क्या होते हैं? यही बिना योक के, बिना योक के। इसमें कोई योक नहीं, क्योंकि सारा हमें जो है प्लेसेंटा, उससे पहले होता है, प्लेसेंटा बनने से पहले कुछ मात्रा में योक रहता है हमारे ह्यूमन एग के अंदर, लेकिन बाद में गायब हो जाता है। ठीक है, तो वो एलेसाइथल प्रकार के होते हैं। जिनमें कम होता है वो माइक्रोलेसाइथल प्रकार के होते हैं, जैसे कि कीट। ठीक है, ऐसे ही मैक्रो जिसमें बहुत ज्यादा होता है, जैसे मुर्गी का अंडा मैंने अभी बताया, और मीजो जिसमें बीच बीच के होते हैं, मेंढक वगैरह एम्फीबियंस जो होते हैं ना, उसमें मीजोलिसिथियल होते हैं। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, बिना योक का अंडा होता है हमारा, एलेसाइथल होता है। और भी ऐसे एक दो क्वेश्चन आने वाले हैं जो हमने क्लास में नहीं देखे हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्चुराइजेशन जिसको हम कहते हैं भाई, डिलीवरी जिसको हमने कहा था, प्रसूति है ना, बेबी का बाहर आना के संकेत कहां से शुरू होते हैं? ये हमने क्लास के अंदर बिल्कुल डिटेल में किया है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा तथा पूर्व विकसित गर्भस्थ शिशु, माता के पिट्यूटरी से स्रावित ऑक्सीटॉक्सिन और पूर्व विकसित गर्भस्थ शिशु, हर चीज को डिटेल में पढ़ाने का फायदा है ये। अब मैं आपको उस कहानी पे ले जाती हूँ जहां मैंने इस चीज को बताया था, शायद आपको याद आ जाए। हमने ऐसा भाई मम्मी का वूम्ब बनाया था, इधर लेडी का ब्रेन बनाया था, आपको याद हो तो, जब हमने पार्चुराइजेशन पढ़ा था, है ना, डिलीवरी पढ़ी थी। यहाँ पे बेबी बनाया था, आपको याद हो ऐसा। मैंने कहा था कि बेबी कोई भी हो, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, बेबी के अंदर भाई बेबी डेवलप हो चुका है तो उसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्लैंड एंड्रोजन का स्त्रावन करती है। ठीक है, एंड्रोजन क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन वगैरह होते हैं, ये एंड्रोजन के अंदर आते हैं। अब ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इसके अंदर एंड्रोजन स्रावित होगा। ये एंड्रोजन प्लेसेंटा के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। भाई इधर होगा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और किस में बदल दिया जाता है? इसको वो बदल देती है एस्ट्रोजन के अंदर। ये एस्ट्रोजन हमारी ब्रेन, मतलब मदर के ब्रेन के अंदर जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को ये संदेश देता है। क्या संदेश देता है? कि भाई ऑक्सीटॉक्सिन सिक्रीट करो। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पार्चुराइजेशन के संकेत कहां से आते हैं? बेबी ही प्रोड्यूस करता है, ये बात मैंने क्लास में बनाई थी, और वो भी स्पेशली बेबी का एड्रिनल ग्लैंड। एस्ट्रोजन जाता है, उसको ऑक्सीटॉक्सिन देता है। ऑक्सीटॉक्सिन जब यहाँ पे आता है, प्लेसेंटा उसको लेता है, और यहाँ पे मैंने आपको कहा था ऑक्सीटॉक्सिन के रिसेप्टर बढ़ा देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीटॉक्सिन प्लेसेंटा के द्वारा लिया जा सके। फिर यही पॉजिटिव फीडबैक फिर जाता है, ऐसे मैंने फीडबैक भी करके बताया था, आप क्लास देखिए अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो। भाई प्लेसेंटा एक तो, और पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु से संकेत जाता है किसको? ब्रेन को, ताकि वो ऑक्सीटॉक्सिन सिक्रीट कर सके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट है, ग्रीवा किस में पाया जाता है? सर्विक्स जिसको हम कहते हैं, कहाँ होती है? वृक्क में, फेलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय की बॉडी और योनि के बीच में, या एपिडिडाइमिस में। वृक्क में नहीं हो सकती, फीमेल का पार्ट है भाई। फेलोपियन ट्यूब में कोई हमने सर्विक्स की बात नहीं की थी। सर्विक्स हमने बात की थी कहाँ? गर्भाशय और योनि के बीच की। यहाँ पे योनि आ जाती है, यहाँ गर्भाशय, और उसके बीच वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है सर्विक्स, यानी कि ग्रीवा। सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे सवाल आते हैं। पुट्टी यानी कि फॉलिकल्स का फटना, ओवा का बाहर आना क्या कहलाता है? अब आपको पता है उसको अंडोत्सर्ग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखो, मैथुन, संयुग्मन, अंडोत्भेदन और अंडीकरण। अब आप बोलेंगे मैम अंडोत्सर्ग ऑप्शन ही नहीं था। कभी कभी हमें हमारा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, क्योंकि हिंदी मैंने आपको कहा पर्यायवाची बहुत है एक ही शब्द के। भाई मैथुन तो हो नहीं सकता, संयुग्मन में तो दो कोशिकाएं मिलती है, उसको संयुग्मन कहते हैं। अंडीकरण तो भाई अंडे बनने की क्रिया, ऐसा सा कुछ प्रोनाउंस कर रहा है। अंडोत्भेदन, भेदन का मतलब फटना। तो अगर आपने इसका मीनिंग ले लिया तो आप ऑप्शन सही कर पाएंगे, अंडोद
भेदन, इतना ज्यादा शुद्ध हिंदी जिसको हम ओव्यूलेशन कह रहे हैं भाई। इसीलिए ये एमसीक्यूज करवा रही हूं मैं। और भाई इसको अच्छे से देखें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। हमेशा मैं कहती हूँ कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कभी ऐसा नहीं सोचना नहीं 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 ये तो मैं ही मॉडल पेपर एमसीक्यूज मैं ही करूँगी, उसको कर दूंगी तो उसके भी ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमेशा सबको शेयर करें, है ना। हम भी तो भाई देखो पूरा यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो हम भी 10 बच्चे बिठा लेंगे, नहीं 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 दुनिया को नहीं पढ़ाएंगे हम, तो हमारे 10 बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं ना। चलिए, तो वही शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, और आपको हेल्पफुल होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। नेक्स्ट है एक्रोसोम विहीन शुक्राणु के लिए क्या नहीं हो सकता। सवाल खतरनाक है इसके एमसीक्यूज के। एक्रोसोम अगर नहीं है शुक्राणु में तो क्या नहीं हो सकता। तो एक्रोसोम का क्या काम होता है, वो नहीं करेगा। यह भोजन नहीं ले सकता, प्रचलन नहीं कर सकता, सेमिनल वेसाइकल में भेद नहीं कर सकता, अंडाणु में भेद नहीं कर सकता। आपको पता है भाई, हमने देखा है स्पर्म जब जाता है एग के पास तो उसका एक्रोसोम फटता है और अंडाणु की झिल्ली को भेदता है ना, फिर अंदर अपना मटेरियल छोड़ता है केंद्रक। तो क्या नहीं कर पाएगा, अंडाणु में भेद नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है स्पर्मेटिड, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास के अंदर बताया हुआ। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में रूपांतरण क्या कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस। बढ़िया, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। बताओ अभी क्या है सही आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में करेक्शन नहीं सही है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है भाई, जल्दी से बता दो, ई होना चाहिए मेरे हिसाब से। स्पर्मियोजेनेसिस ठीक है, क्या है भाई। तो हमने बात की थी दो चीजें मैंने आपको टर्म बताई थी स्पेशली, और शायद ग्रीन कलर से लिख के बताई थी, ये भी मुझे ध्यान है कि एक होता है स्पर्मिएशन और एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस है जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु मात्र कोशिका जो सबसे पहले बनती है, उससे पूरा स्पर्म बनने का प्रोसेस, शुक्राणु बनने का प्रोसेस, वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। स्पर्मेटिड क्या था भाई, प्राथमिक शुक्राणु, द्वितीयक शुक्राणु, और फिर हमने कहा था शुक्राणुशय, ऐसा कुछ नाम दे रखा था हमारे हिंदी वाली में। शुक्राणु नॉन मोटाइल होता है, ये बस ऐसा गोला होता है, इसमें पूंछ मैंने कहा था अभी इसका मेकओवर करना पड़ेगा, इसको हैंडसम बनाना पड़ेगा, ये भद्दा सा दिख रहा है, उसको बोलते हैं स्पर्मेटिड। तो शुक्राणु प्रसु, यस वेरी गुड, मुझे याद आ गया भाई, शुक्राणु प्रसु। शुक्राणु प्रसु कह रहे थे जिसको हम लोग, उसको शुक्राणु में बदलना, ये कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ये इसका हिंदी क्या है भाई, शुक्राणु प्रसु। हाँ, शुक्राणु प्रसु का स्पर्मेटोजोआ, जोआ का मतलब चलने वाला, ठीक है, जो चल सकता है, जोरा बोला है जोआ, ठीक है, जोआ जो चल सकता है। तो भाई ये बदसूरत सा मैंने कहा था शुक्राणु को, हमारा हैंडसम शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और एक मैंने बताया था स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या है, सर्टोली सेल्स से शुक्राणुओं का अलग होके वासा डिफरेंस में जाना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन कहलाता है। याद रखें ये तीनों टर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कैसी होती है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी होती है, तो देखो स्पर्मेटोजोआ बनता है सबसे पहले, शुक्राणु मात्र कोशिका बनती है, उसमें थोड़ी सी ग्रोथ होती है और प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनती है, जिसको हम कह रहे हैं प्राइमरी से द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनती है, सेकेंडरी, ये प्राइमरी। पहली वाली से जब वृद्धि होती है, वृद्धि के बाद जो बनती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। यहां वृद्धि होने तक कोई भी विभाजन नहीं होता, तो ये 2n है तो ये भी 2n रहती है। उसके बाद पहला मियोसिस होता है, मियोसिस 1, उसके बाद बनती है सेकेंडरी वाली, तो इसमें n हो जाती है। और उसके बाद सेकेंडरी से फिर हमारा जो पूरा है स्पर्मेटिड बनता है,
शुक्राणु प्रसू अभी जो पढ़ के आए हैं, है ना, वो भी एन होता है। तो यहाँ पे तो मियोसिस सेकंड होता है जो कि पूरा के पूरा समसूत्री प्रकार का ही होता है। यहाँ तो समसूत्री विभाजन मियोसिस सेकंड समसूत्री होती है, हम कह सकते हैं कि ये समसूत्री है, समसूत्री जैसा है ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अर्धसूत्री यहाँ होता है, हाफ तो यहाँ होते हैं, उसके बाद सेम ही रहते हैं। तो भाई प्राथमिक पूछ रहा है, द्विगुणित होता है। ये टर्म बिल्कुल क्लियर करें, इस पे बहुत सवाल आए हुए हैं। आओ, ये क्वेश्चन वैसे तो मैंने कराया हुआ है, लेकिन इस पे बच्चों के अभी भी डाउट्स आ रहे हैं, इसलिए मैं फिर से इसको लेके आई हूँ क्योंकि ये इस चैप्टर से भी कनेक्टेड है। 25 प्राथमिक शुक्राणु कोशिका और 25 प्राथमिक अंडाणु कोशिका में कितने शुक्राणु और कितने अंडाणु बन पाएंगे? 100 शुक्राणु और 100 अंडाणु, 100 शुक्राणु और 50 अंडाणु, 100 शुक्राणु 25 अंडाणु, 50 शुक्राणु और 25 अंडाणु। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका अभी जस्ट बनाया है डायग्राम, ठीक है। पहले भाई स्पर्म, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राथमिक बनती है, इन दोनों में 2n ही होते हैं। उसके बाद द्वितीयक बनती है, द्वितीयक उसमें भी n होता है, n, और उसके बाद स्पर्म बनता है। अब मैं डायरेक्ट स्पर्म लिख रही हूँ क्योंकि हमें उस डिटेल के अंदर नहीं पढ़ना। इधर अंडाणु में क्या होता है? अंडाणु में भाई वो जर्मेनाइन सेल होती है, वो ऊगोनिया बनाती है। ऊगोनिया के बाद पहला विभाजन होता है जिसमें प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनती है, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। फिर एक जो है वो ध्रुवीय कोशिका और दूसरी जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, ऐसे चलता है। तो हम देखते हैं कि एक अंडाणु से, एक ऊगोनिया से एक ही एग बनता है, ये पक्का है। जबकि एक स्पर्म से कितने, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनते हैं? 4 स्पर्म बनते हैं। अब पूरा प्रोसेस मैं नहीं बता रही, हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक ऊगोनिया से केवल एक अंडा बनता है, तो लगा लो हिसाब। 25 प्राथमिक कोशिकाएं, इसमें विभाजन होगा, फिर विभाजन होगा, 4 स्पर्म बनते हैं एक स्पर्मेटोगोनिया से, ठीक है, या प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट भी बोलोगे तो भी, क्योंकि दोनों में गुणसूत्र की संख्या सेम है। 4 बनते हैं, तो भाई 25 से कितने हो गए? 100। और अंडाणु तो एक ही बनता है क्योंकि वो द्वितीयक पोलर बॉडी निकलती रहती है बार बार, ठीक है। तो 100 शुक्राणु और 25 अंडाणु, 100 शुक्राणु 4 के हिसाब से और 25 अंडाणु। सी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? ये भी बताया है मैंने, जब हमने शुक्राणु निर्माण पढ़ा था तब बताया था। सेंट्रियोल से, गोल्जी बॉडी से, माइटोकॉन्ड्रिया से, केंद्रक से। तो एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो गोल्जी काय से होता है। गोल्जी काय परिवर्तित होके स्पर्म के चारों ओर क्या हो जाता है? एक्रोसोम का निर्माण करता है। नेक्स्ट है शुक्राणु पूंछ में माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है। ये शायद हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं। जो स्पर्म है अभी हमने बनाया, अभी अब तो मैं रफ ही बना रही हूँ। इसकी ये जो पूंछ होती है उसमें हमने कहा था माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती है, एक्सोनीमा भी कहते हैं जिसको। उसका अरेंजमेंट कैसा होता है? तो वो अरेंजमेंट होता है 9+2 का। अब ये 9+2 क्या है? तो हम क्लास 11th के अंदर सेल पढ़ के आए हैं। सेल में हम पढ़ते हैं कि भाई माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ऐसे अरेंज रहती है, बाहर 9 है ना, वैसे ये डबल्ड होती है ऐसे, और बीच में 2 होती है। 9+2 का अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। ये सेंट्रियोल में भी पढ़ा है हमने, सेंट्रियोल के अंदर। तो वो सेंट्रियोल ही जो है, सेंट्रियोल से ही तो ये पूंछ निकलती है। यहाँ पे सेंट्रियोल होते हैं ना 2 तारक के अंदर, स्पर्म के अंदर, प्राथमिक और द्वितीयक वाले, उसी से तो ये निकलता है 9+2 की। यहाँ पे 9+2 नहीं होता है, ये सिर्फ पूंछ में होता है। यहाँ पे 9+0 रहता है। नेक्स्ट है स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने के अंतिम प्रकरण होता है जब स्पर्मेटिड, वही हमारा भद्दा सा जो शुक्राणु है, उससे अच्छा वाला, मोटाइल, चलने वाला, खूबसूरत, हैंडसम शुक्राणु बनाते हैं हम। तो उसमें अंतिम प्रकरण क्या होता है? एक्रोसोम का निर्माण, माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण, पूंछ का निर्माण या कोशिका द्रव्य का निर्माण। भाई माइक्रोट्यूब्यूल बनती है, उसके बाद ही क्या बनती है? लास्ट में पूंछ बनती है। तो पूंछ सबसे लास्ट में बनती है। माइक्रोट्यूब्यूल तो ऊपर से बनना शुरू हो जाती है, लास्ट में उसी माइक्रोट्यूब्यूल के चारों एक लेयर आ जाती है और पूंछ बनती है। नेक्स्ट है
स्तनपायी के शुक्राणु में वलयाकार माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको निबेन कर्ण भी कहते हैं, का अक्षीय तंतु के चारों ओर अरेंजमेंट कहां होता है? वही स्पर्म का डायग्राम, ठीक है। ये यहां पे हमारा केंद्रक, ये दोनों। अब हमने मध्य वाले में, मिडिल वाले के अंदर, ऊपर वाले की संरचना में पहले बता चुकी हूं, इसलिए अब सिर्फ मिडिल वाला डिस्कस कर रही हूं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर वाला डिस्कस कर लिया था। यहां पे मैंने आपसे कहा था माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे अरेंज रहते हैं, उन अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया को निबेन कर्ण कहते हैं, ये भी लिखवाया है यहाँ पे इंग्लिश में, अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है निबेन कर्ण। माइटोकॉन्ड्रिया के ये जो अरेंजमेंट होते हैं इसको निबेन कर्ण कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम से नाम दे रखा है, उन्होंने डिस्कवर किया था। ये शुक्राणु को एनर्जी प्रदान करते हैं और ये किस भाग में दिख रहे हैं आपको? मध्य भाग में है, यानी कि मध्य पीस के अंदर है। नेक्स्ट है 400 शुक्राणु निर्माण करने में कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होगी? अब सेकेंडरी वाली पूछिए, सेकेंडरी वाली से कितने शुक्राणु बनेंगे अगर 400 है? तो भाई पहले हमारी स्पर्मेटोगोनिया होती है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राथमिक बनता है, प्राथमिक से द्वितीयक बनता है, ठीक है। एक स्पर्मेटोगोनिया वृद्धि करता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन करती है, मियोसिस 1 और 2 सेकेंडरी बनाती है, और सेकेंडरी वाली फिर क्या करती है? 2-2 बनाती है। तो ऐसे करके 4 शुक्राणु बनते हैं। अब ये पूछ रहा है अगर हमें 400 बनाने हैं तो कितनी सेकेंडरी लगेगी? तो भाई एक सेकेंडरी से तो 2 ही बन रही है, 4 तो दूसरी वाली से बनेगी ना, 1 से 2 बन रही है तो इसका आधा कर दो भाई, 200। 200 से कितनी बन जाएगी? डबल हो जाएगी, इंटू 2 हो रहा है ना यहाँ पे, 400 बन जाएगी। 200 कोशिकाएं, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 200 सेकेंडरी स्पर्मेटिड से 400 बन जाएगी, क्योंकि डबल इसकी डबल होती है। नेक्स्ट है जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो तो कार्पस ल्यूटियम किस में बदल जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, किसी और तरह से पूछा हुआ। भाई जब प्लासेंटेशन, जो इम्प्लांटेशन नहीं होता, मतलब निषेचन नहीं होता, तो वो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, है ना, गर्भ नहीं ठहरेगा, प्रेगनेंसी नहीं आएगी, तो कार्पस ल्यूटियम किस में बदल जाता है? कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकन्स में बदल जाता है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध स्त्रावण, जो कि जिसको क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं, इसमें निहित प्रतिरक्षी कौन सी होती है? ठीक है, ये उस वाले चैप्टर से इस वाले चैप्टर को कनेक्ट कर दिया गया है। कौन सी होती है? तो कोलेस्ट्रम क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हमने कहा था कि कोलेस्ट्रम में एक प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है जो कि सिर्फ कोलेस्ट्रम में होती है, ठीक है। बाद में उसको अगर आप किसी दवाइयों और उससे लो तो बात अलग है, आपकी इम्यूनिटी डेवलप करती है और वो होती है IgA, ठीक है। ए वाली जो है वो हमें माँ के दूध से मिलती है। नेक्स्ट है मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस हार्मोन की कमी से होता है या कमी में मुख्यतः होता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और FSH। ये सवाल जो है आपके डायग्राम से आया है। जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम पढ़ा था तो हमने कहा था प्रोजेस्टेरोन बहुत नीचे होता है, नीचे होता है, जब कार्पस ल्यूटियम बनती है तो ऊपर जाता है, और अगर निषेचन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम एल्बिकन्स में बदल जाती है और प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिर जाता है। याद आ रहा है ना? LHS भी, वो भी, एस्ट्रोजन भी ऐसे ही करता है, लेकिन अभी हम प्रोजेस्टेरोन की बात करें। पहले लेवल नीचे होता है, कार्पस ल्यूटियम जब बदलता है, कार्पस ल्यूटियम बनता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो हाई हो जाता है, और इस हाई प्रोजेस्टेरोन को अगर निषेचन हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल वैसा के वैसा बना रहता है, हाई। लेकिन अगर निषेचन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम टूट जाता है, एल्बिकन्स में बदल जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, और यही कम लेवल मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि ब्लीडिंग को स्टार्ट करता है। तो प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर कार्पस ल्यूटियम के टूटने की वजह से, इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। चलिए, ये बहुत एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट है लेंस और रेटिना कशेरुकी का किससे बनता है? एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से, या मेसोडर्म से? बताइए। लेंस और रेटिना ये दोनों हमारे आंख के हिस्से हैं और नर्वस सिस्टम के अंदर भी आते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज जो जुड़ने वाली है कि एक्टोडर्म जो होती है हमारी बॉडी की,
एक्टोडर्म से हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, एक तो नोट कर लो, जो मैंने पहले कहा था कि नीचे अपने आप आ जाएंगे। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, आपका अगर लेंस की बात करें भाई आंखों के, जो यहाँ पे दे रखा है, ये सब एक्टोडर्म से बनते हैं, और स्किन भी। सेंसेस भी बोल सकते हैं आप, जितने भी आपके सेंसेस है, जैसे आंख जो है वो सेंस के अंदर ही आ रही है, क्योंकि सेंसेस क्या है, नर्व से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो किससे बनते हैं, एक्टोडर्म से बनते हैं। नेक्स्ट है मेसोडर्म, भी आ जाएगी, चिंता मत करो, आ रही है धीरे धीरे। एंडोडर्म भी आ रही है। अंडोत्सर्ग एवं कार्पस ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? ओव्यूलेशन कौन करवाता है? बार बार मैंने कहा था, इसको ध्यान रखना, ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? FSH, LHS, LTH और ISHG। कौन होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पे C जरूर लगा हुआ है, लेकिन उससे भटकना नहीं है। LH हार्मोन जो है, LHC भी बोलते हैं उसको, सही लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा हुआ। LH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। जब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल ऊपर, अगर हम उसी डायग्राम की बात करें तो हमने कहा था ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है, उसी के साथ एस्ट्रोजन भी बढ़ता है, और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के बढ़ने से ही अंडोत्सर्ग होता है और कार्पस ल्यूटियम बनता है। फिर कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करना शुरू कर देता है, ठीक है, LH। नेक्स्ट की बात करें तो है मासिक चक्र की अवस्था, जो 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है, क्या कहलाती है? वही साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का वही डायग्राम, कौन सी स्टेज कहां कहां पे होती है। तो ये बोल रहा है 7 से 8वें दिन पे जो स्टेज चलती है उसको क्या कहते हैं? तो भाई स्टार्टिंग वाली जो एज थी, अगर वही डायग्राम हम देखें तो हमने कहा था भाई 5 से 7 दिन तो वो ब्लीडिंग होती है, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, तो उसको तो हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, है ना, मेंस्ट्रुअल फेज कह रहे थे उसको। अलग अलग नाम थे इनके, 1-2 नाम एक्स्ट्रा। फिर 7 से लेकर जब अंडोत्सर्ग होता है उस वाली स्टेज को हम पुटिकी अवस्था कह रहे थे। तो भाई 7वें और 8वें दिन समाप्त होती है, ठीक है। यहां से फॉलिकल बनना शुरू हो जाता है ना, इस फॉलिकली अवस्था में ही ये स्त्रावी अवस्था चलती रहती है, ब्लीडिंग होती रहती है। फॉलिकल बनना तो यहीं से शुरू हो जाता है ना, ये पूरी ही तो पुटिकी अवस्था थी, फॉलिकल स्टेज ही तो है। 7 से 8 दिन में तो भाई फॉलिकल बनना शुरू हो रहा था ना यहाँ पे। उसके बाद अंडोत्सर्ग हो जाता है, उसके बाद ल्यूटियल स्टेज आ जाती है। ल्यूटियल स्टेज पे वही वापस कार्पस ल्यूटियम बनना, टूटना, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, फिर साइकिल चालू हो जाता है। तो 7 से 8 दिन पे कौन सी चल रही है भाई? पुटिकी अवस्था, ये वाली स्टार्टिंग की अवस्था पुटिकी, फॉलिकल थी, उसी में भाई ब्लीडिंग भी होती है। तो डी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है। नेक्स्ट है गर्भाशय में एंडोमेट्रियम किससे प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करती है? ऑक्सीटॉक्सिन, ऑस्ट्रोजन, LH। ये एस्ट्रोजन है बच्चों, एस्ट्रोजन। ऐसे यही तो गलतियां हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं। कई बार पेपर में ऐसी चीजें होती है जो हमें भटका देती हैं, ये वही भटकाने वाली चीजें, फिर हम दूसरे रास्ते चुनने लग जाते हैं। यार ये ऑस्ट्रोजन तो हमने कहीं सुना नहीं, थोड़ा सा वही कॉमन सेंस कई बार हमें लगाने की जरूरत पड़ेगी भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक में। गर्भाशय में एंडोमेट्रियम किससे प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करती है? हालांकि यहाँ पे देखो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आप अपने आप यही लगाओगे। ऑक्सीटॉक्सिन तो भाई डिलीवरी में आ रहा है काम में, LH तो भाई अंडोत्सर्ग कर रहा है, ये तो कह रहा है एंडोमेट्रियम की मोटाई में कौन वृद्धि करता है? तो भाई एस्ट्रोजन करता है स्टार्टिंग में, एस्ट्रोजन का लेवल ही तो बढ़ता है, फॉलिकल के साथ साथ वो एंडोमेट्रियम की दीवार बढ़ती रहती है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन आता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो एंडोमेट्रियम की दीवार में वृद्धि करता है, ताकि जब भी भ्रूण आए तो वो उससे इम्प्लांट हो जाए। हार्मोन जो मासिक धर्म से संबंधित न हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित कौन सा हार्मोन नहीं है? LH, FSH, एस्ट्रोडियोल और TSH। TSH है, TSH किसको कहते हैं भाई? टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं। TSH किसको कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं। और एस्ट्रोडियोल भाई, ये दोनों एस्ट्रोडियोल ही है, जितने आपके ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है ना, ये एक हार्मोन के टाइप है, व्युत्पन्न है उसके, उसको कहते हैं एस्ट्रोडियोल। ऐसे टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का व्युत्पन्न है। एंड्रोजन बोले तो हम ये कह सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार है एंड्रोजन का, वैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी एस्ट्रोडियोल के प्रकार हैं। नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो बहुत कम समय के लिए हार्मोन सिक्रीट करती है? बिल्कुल इजी। अल्पकालिक मतलब
थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, जिसमें से कोई हार्मोन सिक्रीट हो रहा है? अंडाशय, वृषण, ग्राफी पुटक या कॉर्पस ल्यूटियम? बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बता दोगे। अंडाशय तो हमेशा सिक्रीट करता है ना, फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बने रहते हैं। टेस्टोस्टेरोन वृषण हमेशा सिक्रीट करेगा जब से वो मैच्योर होगा। ग्राफियन फॉलिकल से वो थीका इंटरना एक्सटर्ना एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता है। कार्पस ल्यूटियम कुछ समय के लिए बनता है, कुछ समय के लिए प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। ठीक है, तो ये क्या है? डी वाला। अगर निषेचन हुआ तो बना रहेगा, नहीं हुआ तो टूट जाएगा। अल्पकालिक होता है और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करता है। किसका सिक्रीशन करता है ये भी आप ध्यान रखें, प्रोजेस्टेरोन का। नेक्स्ट है, मासिक धर्म के आरंभ में स्रावित होने वाले हार्मोन का क्रम क्या है? एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच। बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहली स्टेज क्या थी? फॉलिकल वाली। फॉलिकल में हम ऊपर बात करते हैं एफएसएच और एलएच सिक्रीट होते रहते हैं। नीचे जो है वो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता रहता है ना, लेवल बढ़ता रहता है। प्रोजेस्टेरोन तो भाई पहले कम ही रहता है। कब जाके बढ़ता है? वो जब कार्पस ल्यूटियम बढ़ती है, तो यहाँ पे जाके प्रोजेस्टेरोन बनता है। एस्ट्रोजन थोड़ा थोड़ा सिक्रीट होता रहता है, लेकिन लेवल की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जाके हाई होता है जब अंडोत्सर्ग होने वाला लगता है। और एफएसएच तो शुरू से रहता है, तो सबसे पहले एफएसएच आएगा, ब्रेन से सिग्नल एफएसएच ही लेके आता है भाई, है ना, कंट्रोल। उसके बाद एस्ट्रोजन और उसके बाद लास्ट में प्रोजेस्टेरोन जो कार्पस ल्यूटियम से बनता है। ठीक है, चलिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, एंटी फर्टिलाइजिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है अंड झिल्ली पर, विटेलाइन झिल्ली पर, शुक्राणु के मध्य पीस पर या शुक्राणु के अग्र सिर वाले भाग पर। एंटी फर्टिलाइजिन क्या होता है? तो अभी मैंने आपसे कहा था कि कोई भी जाति का एग किसी पर्टिकुलर जाति के स्पर्म से ही निषेचन कर पाता है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। मैंने आपसे कहा था कि ऐसा नहीं कि फीमेल का एग आप किसी और एनिमल के साथ फ्यूज करा दो। स्पर्म पे और एग पे स्पेशल टाइप के कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जो पहले पहचानते हैं। अंडा पहले शुक्राणु जब टच होता है तो पहले उसकी जांच करता है कि भाई ये मेरा है या नहीं, अपना है तो अंदर आने दे, अपना बंदा है तो अंदर आने दे, वरना बाहर निकाल दे। तो स्पर्म के ऊपर दोनों ही चीजें सीख लो। देखो, अंडे पर एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजिन। और स्पर्म जो आता है उस पे भी इसी की उल्टी वाली अपोजिट प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। एंटी फर्टिलाइजिन, ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है। फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए प्रोटीन, तो कौन सी? फर्टिलाइजिन, है ना। ये ऐसे लॉक एंड की वाले फॉर्मूले पे काम करती है। जब तक मिलेगा नहीं तब तक अंदर पहचान नहीं होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। एंटी किस पे होती है? अंड की झिल्ली पे होती है। नेक्स्ट है, स्तनधारी अंड में क्लीवेज कैसा होता है? मीरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, अनइक्वल, स्पाइरल। फिर से एक नया क्वेश्चन। क्लीवेज हमने देख लिया, क्लीवेज होता है, जाइगोट डिवाइड होता है, लेकिन हमने कहा कि ह्यूमंस का जो अंडा होता है वो ए लेसाइथल होता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बात की हमने, ए लेसाइथल होता है आगे वाले क्वेश्चन में। अब ये ए लेसाइथल होता है तो अंडे के प्रकार के आधार पर उस पर अलग अलग प्रकार के क्लीवेज भी पाए जाते हैं। क्योंकि हमारा अंडा ए लेसाइथल है, मतलब इसमें योक नहीं है, इक्वली एक जैसा है, इसलिए हमारा अंडा पूर्ण रूप से पूरा अंडा एक साथ विभाजित होता है ना। मतलब वो जो मोरूला ब्लास्टूला बनते हैं वो पूरे अंडे से बनते हैं। ऐसा नहीं कि अंडे का कोई पार्ट सिर्फ कोशिका विभाजित कर रहा है, इधर वाला ऐसे कैसे बैठा होता है। ऐसा कई एनिमल्स में होता है, जैसे कि फ्रॉग के अंदर जो क्लीवेज होता है ना, उसमें पहले ऊपर वाला भाग विभाजित होता है, और कई ऐसे होते हैं जिसमें से ऊपर अंडा विभाजित होता है, नीचे वाला ऐसे कैसे ही पड़ा रहता है। इसको कहते हैं अनइक्वल टाइप का क्लीवेज। हमारा अंडा पूरा विभाजित होता, जाइगोट, हमारा जो जाइगोट है वो पूर्ण रूप से विदलित होता है। पूर्ण को हम बोलते हैं होलो,
होलो का मतलब पूरा, इसीलिए हमारा जो मैमल्स का एग है, यहाँ पे एग से क्लीवेज से ही मतलब है ना, जाइगोट से ही भाई बनेगा, अंडा बोल रखा है लेकिन कंफ्यूज मत होना, क्लीवेज जाइगोट में ही होता है, ठीक है। होलोब्लास्टिक होता है, पूरा अंडा विभाजित होता है हमारा, पूरे अंडे पे प्लान चलते हैं विभाजन के ऐसे। नेक्स्ट है, इसको मैं डिटेल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सब ग्रेजुएशन के टॉपिक है, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। निषेचन के समय शुक्राणुओं की पूंछ अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाती है, अंडाणु के बाहर ही रह जाती है, अंडा के प्लाज्मा झिल्ली तक पहुंचती है, अंडा के कोशिका द्रव्य तक पहुंचती है। क्या होता है भाई स्पर्म का तो सिर्फ न्यूक्लियस अंदर जाता है, एक्रोसोम फट जाता है, बाकी सब बाहर रह जाता है, तो अंडाणु के बाहर ही रह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 44, गर्भधारण के बाद मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन रहता है। इसी सवाल को अगर मैं दूसरी तरह से पूछूं कि प्रेगनेंसी टेस्ट किस हार्मोन से होता है, बताया था वो किट वाला प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो जो फीमेल होती है उनके प्लेसेंटा से जब वो प्रेग्नेंट होती है एक प्रकार का हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये प्लेसेंटा से निकलता है और इसी से यूरिन के साथ बाहर निकलता है ये। तो अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका यूरिन टेस्ट किया जाता है और अगर उसमें HCG होता है तो ये फिक्स हो जाता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है, और वो आपकी जो किट आती है प्रेगनेंसी वाली किट वो भी इसी सिद्धांत पे काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, अगर आपसे पूछ ले किस हार्मोन पे वो किट काम करती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, HCG। इम्प्लांटेशन से पहले भ्रूण को पोषण मिलता है ओवरी से, अंडवाही से, गर्भाशय के स्त्रवण से या अपने ही योग से। अभी मैंने कहा प्लेसेंटा होने के बाद हमारा जो एग है वो एलेसाइथल हो जाता है, लेकिन जब हमारा एग इम्प्लांट नहीं होता, और अगर आप एग का थोड़ा सा पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि हमारा एग कैसा होता है, कैसे डेवलपमेंट की तरफ जाता है, तो उसमें कुछ मात्रा में यॉक होता है जो बाद में गायब हो जाता है। तो जब तक वो इम्प्लांट नहीं होगा, मतलब उसका प्लेसेंटा डेवलप नहीं होता, गर्भाशय की दीवार में जाके फिक्स नहीं हो जाता, तब तक उसको जो पोषण देने का काम है वो अपना ही योग, मतलब उसके खुद के अंदर थोड़ा बहुत जो योग रहता है वो करता है। डी वाला आंसर जो है सही रहेगा। नेक्स्ट है मादा यानी औरत में निषेचित अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है। प्लेसेंटा बनता है उससे पहले, देखो ये था हमारा निषेचन हो गया, मोरुला ब्लास्टुला बनता है, यहां तक आता है। इस जगह पे मैंने कहा था कि जो अंडा होता है वो गर्भाशय के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, रोपित हो जाता है, जिसको अंतरारोपण भी कहते हैं, है ना, रोपण हो जाता है। कब होता है ये मैंने फिक्स बताया था कि इस दिन पे ये जो है इम्प्लांटेशन होता है। निषेचन के 2 महीने के बाद, निषेचन के 1 महीने के बाद, निषेचन के 3 सप्ताह बाद या निषेचन के 7 दिन बाद। तो आपको याद है हमने कहा था कि फर्टिलाइजेशन के 7 से 8वें दिन वैसे तो होता है, 7-8 दिन हम बोलते हैं, 1 सप्ताह बोलते हैं, 7 और 8 दिन के बीच की बात करते हैं। ऑप्शन में 7 दे रखा है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि निषेचन के 7वें दिन पे अंडा जो है यहाँ पे यूट्रस पे आ जाता है और इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखें इसको। नेक्स्ट है इनर सेल मास किसका प्रीकर्सर होता है। प्रीकर्सर मतलब इनर सेल मास से बाद में क्या बनेगा, प्रीकर्सर मतलब पहले, ठीक है। इनर सेल मास किसका प्रीकर्सर होता है, मतलब क्या चीज बनने वाली है उससे पहले इनर सेल मास बनता है। क्लास में बताया, बात करो हम वो ट्रोफोब्लास्ट की, ऐसी लेयर्स बनाई थी, क्लीवेज पढ़ाया था तभी, ब्लास्टुला, मोरुला, उसके बाद ट्रोफोब्लास्ट पढ़ाया था, फिर बताया था इस पे जोना कोरोना रेडिएटा बन जाती है ना, ये सारी कहानी करी थी। और अंदर की जो सेल है वो एक जगह आके इकट्ठी हो जाती है। क्लास याद होगी तो सब आ जाएगा। ऐसा एक जगह पे मैंने कहा था औरतें इकट्ठा हो जाती है और कानापूसी करने लग जाती है, कहती है हम हमारी अलग खिचड़ी पकाएंगे, ऐसे मैंने इसको समझाया था, है ना। इनको हम कह रहे थे इनर सेल मास, वन शॉट में भी बताया। और यही इनर सेल मास आगे जाके क्या बनाना है,
यही इनर सेल मास जाके भ्रूण बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये इनर सेल मास किसका प्रीकर्सर है, किसके पहले की घटना है, भ्रूण के पहले की घटना है। तो बाद में जाके इसको क्या बनाना है भाई, संपूर्ण भ्रूण बनाना है, प्रीकर्सर है ये, ठीक है। इनर सेल मास, ये ट्रोफोब्लास्ट था, जोना रेडिएटा, जोना कोरोना, है ना, सारी है जो हमने पढ़ी थी उस क्लास के अंदर है ये। नेक्स्ट है 48। कई बच्चे सोच रहे होंगे मैम कितने क्वेश्चन है भाई, हाफ सेंचुरी है पूरी, करेंगे, ये तो कम ही है, मैं तो और भी कर सकती थी पर वही रिपीटेशन एक ही चीज का ना हो जाए इसीलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अंडे के ग्लैस्टुला अवस्था में एंडोडर्म कोशिका को यदि हटा दिया जाए, भाई आ गया है एक्टोडर्म, देख लिया हमने। एक्टोडर्म से क्या बनता है, हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम बनता है, ये दो मेन चीजें, और भी चीजें बनती है, स्किन, लेकिन इतना पूछने जैसा है इसीलिए। उसके बाद हमने बात की थी जो लेंस वगैरह बनता है उसमें। मीजोडर्म से क्या बनता है, यहां पे लिख दूं क्या, मीजोडर्म से मसल्स बनती है, म से एम याद कर लो, ठीक है, मसल्स बनती है मीजोडर्म से। एंडोडर्म से क्या बनता है, एंडोडर्म से अभी देख रहे हैं क्योंकि सवाल है इसलिए मैं बता नहीं रही, क्या बनता है, आंख, हृदय, आंख, मस्तिष्क व आंतरिक अंग। अब देखो आंख और मस्तिष्क तो अभी हम पढ़ के आ गए एक्टोडर्म से बनती है, तो ये तो सवाल नहीं हो सकता। हृदय आंतरिक अंगों में आता है वैसे, है ना, आंतरिक अंग तो एंडोडर्म से बनते हैं, आंतरिक हृदय जो है आंतरिक अंग में नहीं आएगा, वो आपका बनेगा हृदय नर्वस सिस्टम का पार्ट है भाई, एक्टोडर्म और मीजोडर्म का मिला जुला रूप से बनता है, ठीक है। एंडोडर्म से मैंने कहा था आंतरिक अंग बनते हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था विसरल ऑर्गन की बात की थी मैंने, विसरल ऑर्गन लिखा था इससे पहले जो एक क्वेश्चन आया था वहां पे, जब हमने लेंस और उसकी बात की थी तब मैंने कहा था एंडोडर्म से आंतरिक अंग बनते, तो ये सब एंडोडर्म से नहीं बनता, एंडोडर्म से क्या बनते हैं, आंतरिक अंग। तो ये कह रहा है कि अगर हम भ्रूण में से एंडोडर्म हटा देंगे तो क्या नहीं बनेगा, आंतरिक अंग नहीं बनेंगे, हमारी पाचन तंत्र, हमारा श्वसन तंत्र, हमारे जितने भी लिवर, जो एक क्वेश्चन आया था, वो सब नहीं बनेगा, ठीक है। एक्टोडर्म से ब्रेन, नर्वस सिस्टम बनता है, स्किन बनती है, मीजोडर्म से मसल्स बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से एक को छोड़कर सभी मीजोडर्म से निर्मित है, मतलब मीजोडर्म से क्या निर्मित नहीं है यहाँ पे वो बताना है, बाकी सब तो बचे हुए 3 ऑप्शन मीजोडर्म से बनेंगे। मांसपेशियां आप भी जस्ट बोला है, अगर किसी को याद है मीजोडर्म से मसल्स बनती है, तो मांसपेशियां तो मीजोडर्म से बनेगी। तंत्रिका तंत्र, परिवहन तंत्र या जननांग, क्या नहीं बनेगा। अब तो ये बिल्कुल इजी हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने तीनों के फंक्शंस बता दिए भाई। तंत्रिका तंत्र अभी बोला, एक्टोडर्म से बनता है मस्तिष्क, ब्रेन, उससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था एक्टोडर्म से हमारा नर्वस सिस्टम, ब्रेन और सेंसेस बनते हैं, तो ये तो एक्टोडर्म से बनेगा, मीजोडर्म से नहीं बनेगा। मांसपेशियां मीजो से बनेगी, सर्कुलेटरी सिस्टम मीजो से बनेगा, जननांग मीजो से बनेगी, लिख लो कहीं नोट कर लो, ठीक है। और मसल्स आ ही गया, और एंडो से क्या बनेगा, जनरली आंतरिक अंग जो है हमारा पाचन तंत्र, लिवर, ये सब, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और फिर से मैं कहूंगी जरूर मुझे बता के जाएं कितने सही कितने गलत। इम्प्लांटेशन के बाद पार्चुराइजेशन होता है, इसका क्या तात्पर्य है, भ्रूण का अलग होना, भ्रूण का विकसित, जन्म की क्रिया और गर्भाशय का सिकुड़ना। इम्प्लांटेशन हो गया, भ्रूण गर्भाशय के अंदर चला गया, फिर डिलीवरी हो गई, उसके बाद क्या होगा, क्या होगा इसमें से, इसका तात्पर्य क्या है भाई, जन्म की प्रक्रिया हो रही है, बर्थ हो रहा है। पार्चुराइजेशन में क्या होता है, जन्म होता है ना भाई, बर्थ की प्रक्रिया हो रही है, ये तो बिल्कुल सिंपल था। तो इसी के साथ आज के हमारे इस चैप्टर के एमसीक्यूज का एंड होता है। नेक्स्ट हम इसी तरह कुछ क्वेश्चंस कुछ और करते रहेंगे क्लास के अंदर, और आप भी अपना रिवीजन करते रहें, तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।